गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी बता दो, आपको आवाज़ आ रही है, क्लियर है, सुन रहा है आप लोगों को? एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? चलिए गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा, देखिए यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है आपका, ठीक है। तो यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में मतलब हम बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ जो हैं फोकस करने वाले हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। इसमें मतलब हर सेट में 20 क्वेश्चन होंगे, तो हम डेली एक सेट करेंगे और आपके इस तरीके से मैं कवर करूँगा क्लासेस को, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे पीसीएस आने वाले हैं, उनके लिए मैं बेस्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगा और बस आपको अपनी तैयारी करके रखनी है, अपनी तैयारी इसी तरह मजबूत करके रखनी है जिस तरीके से आपने बिहार पीसीएस की तैयारी करके रखी थी, या कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी करके रखी हुई है आप लोगों ने, या और भी आने वाले टाइम में जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बस आपको मैं ये कहूँगा कि 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, रिवीजन, रेपिटेशन, रिवीजन। ट्रिपल आर फिनोमेना जो है अगर आपके पास है तो डैट मीन्स आप क्लियर करेंगे एग्जाम को। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ बार बार, उस सेम चीज़ को बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना बार बार, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो चीज़ छप रही है। पॉइंट समझ आया? सो बस यही चीज़ है जो हम YouTube की क्लासेस के ऊपर करते हैं, वही चीज़ है जो हम अपने पेड कोर्सेज के अंतर्गत करते हैं, तभी बच्चों का सिलेक्शन जो है मैक्सिमम निकल के आता है। पॉइंट समझ आया? तो स्टार्ट करते हैं आज इस पहले सेशन को, जो हमारा टारगेट बैच है यूपीपीसीएस के लिए। जो बेस्ट 200 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, इसमें सेट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज इस लेक्चर में। लेक्चर में बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो अपडेट्स होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,41,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट्स है, तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। और जिस तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंट। अगर आप ऐसे ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे आपके यूपीपीसीएस के लिए मैंने अलग से फोल्डर बना दिया है, यूपी जीके भी मैंने इसमें कवर कर दी है आप लोगों की अलग से, ठीक है। और इसमें मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं, मॉक टेस्ट भी, स्पेशल फोल्डर्स भी हैं आपके, जो आपको एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले पढ़ के जाने होते हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट आपका देखने को मिलता है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। अगर आप यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जीके भी मैंने इसके अंतर्गत इंक्लूड करी है। क्लियर? और इस कोर्स के अंतर्गत आपको कोड लगा देना VIP 50, तो आपको जो है डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जीएस कोर्स की बात करें तो ये हमारा एक थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें इसमें स्टडी करी हैं। अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे, या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज़ को ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाता है यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन। इसको बटन को दबाना, जीएस कोर्स भी नजर आ जाएगा, 10,000 MC कोर्स भी आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं जी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए जी। बढ़िया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यस। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर हमें क्या कहता है? पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर हमें क्या कहता है? जो किंग होते थे विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत, जो अपने इलाकों के ऊपर या गांव के ऊपर कंट्रोल रखते थे पूरे तरीके से, तो वो कहां से कंट्रोल रखते थे? इनमें से किस जगह से कंट्रोल वो रखते थे? और वो कौन सा जो है, जो जहां से आपका किंग जो है कंट्रोल रखता था विलेजेस के ऊपर विजयनगर एम्पायर में? सो दैट इज कॉल्ड आपका महानायकाचार्य। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। महानायकाचार्य से ये कंट्रोल करते थे। आंसर नंबर डी इज द राइट वन। आंसर नंबर डी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन।
ठीक है। अगर मैं बात करता हूं विजयनगर इंपायर की, सो विजयनगर इंपायर जो है, जिसे विजयनगर इंपायर, इसकी कैपिटल जो आजकल हम्पी जिसे हम कहते हैं, उस टाइम पे कैपिटल विजयनगर थी। तुंगभद्रा रिवर के किनारे आपको देखने को मिला था ये विजयनगर इंपायर, और प्लस यहाँ पे हरिहर एंड बुक्का ने इसको स्टार्ट कराया था, किसको, दैट इज तुंगभद्रा, सॉरी ये विजयनगर इंपायर को। इनमें एक राजा है विजयनगर इंपायर के अंतर्गत जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया, कृष्णदेवराया जो हैं इनके टाइम पे 8 यानी कि 8 दिग्गज रहते थे, अष्ट दिग्गज जिसे हम कहते थे, अष्ट दिग्गज। ये वो हैं जो कवि हैं यहाँ पे, समझ आया। कृष्णदेवराया के ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है अमुक्ता माल्यादा, मुक्ता माल्यादा। सो दिस इज द पॉलिटिकल वर्क ऑफ द पॉलिटिकल वर्क, ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है, एंड अगेन ये कृष्णदेवराया ने लिखी है, ये याद रखना है आपको। और प्लस आपको पता है कि यहाँ पे एक बैटल लड़ी गई थी विजयनगर इंपायर के साथ, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ तालिकोटा, बैटल ऑफ तालिकोटा, ठीक है, जिसे हम बैटल ऑफ तांगड़ी और राक्षसी के नाम से भी इसको जानते हैं, क्लियर। और ये लड़ाई लड़ी गई थी 1565 में लड़ी गई थी, और इसमें क्या हुआ था, जो विजयनगर इंपायर के जो राजा हैं सदाशिव राया, सदाशिव राया, इनके एक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है रामा राया। रामा राया की जो दक्षिण की पॉलिसीज हैं, डेक्कन पॉलिसीज हैं, वो अच्छी नहीं है। जब अच्छी नहीं है तो डेक्कन के सुल्तान इकट्ठे हो गए और जो सदाशिव राया के अगेंस्ट उन्होंने अटैक कर दिया बैटल ऑफ तालिकोटा में, जिसमें सदाशिव राया को मार दिया गया था और पूरा विजयनगर इंपायर आपका खत्म हो गया। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? समझ आ गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यस, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब क्या है कि जो साउथ वेस्ट आपके हेडक्वार्टर हैं रेलवे के, वो कहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। अगर मैं कोलकाता की बात करता हूं तो ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर हैं यहाँ पे, और साउथ ईस्टर्न के हेडक्वार्टर हैं यहाँ पे, कहाँ पे, कोलकाता में देखने को हमें मिलते हैं, क्लियर। मुंबई की अगर मैं बात करता हूँ, यस बिल्कुल सही, मुंबई जो है आपके सेंट्रल हेडक्वार्टर हैं और आपके वेस्टर्न हेडक्वार्टर हैं यहाँ पे, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर हैं। हाजीपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल के हेडक्वार्टर हैं, ईस्ट सेंट्रल, क्लियर। और हुबली की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके साउथ वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर हैं यहाँ पे। तो अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, डी, हुबली इज द करेक्ट आंसर। साउथ वेस्टर्न पूछा है, हुबली इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर डी इज द राइट वन, आंसर नंबर डी। सो हियर आर द हेडक्वार्टर्स, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फॉर बाय द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट हो सकता है। अंडर आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत ये लिखा गया है कि हाँ हम जजेस का इम्पीचमेंट करते हैं। ये प्रोसेस, जजेस को हटाने का प्रोसेस किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, इधर हाउस, किसी भी सदन से ये स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट होने का मतलब ये है कि अगर वो लोकसभा से स्टार्ट होता है तो उसके 100 लोग, लोकसभा के 100 लोग कहेंगे कि हाँ हम इस जज को हटा रहे हैं, और उसका जो चेयरपर्सन है यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, जस्ट ए सेकंड गाइस, जस्ट ए सेकंड। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका इम्पीचमेंट होता है आर्टिकल 124 में।
4 सेक्शन में, और कोई भी सदन से ये बिल स्टार्ट हो सकता है। अगर वो लोकसभा से बिल स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो 100 लोग हैं आपके, तो 100 लोग जो है रिटर्न में देते हैं कि हाँ हम उसको हटाएंगे, स्पीकर के पास जाता है। अगर स्पीकर एक्सेप्ट कर ले तो ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट में आगे चला जाएगा और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा और प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, हटा देंगे। अगर ये बिल लोकसभा से स्टार्ट होता है तो उसमें 100 लोगों की मंजूरी चाहिए। अगर ये बिल राज्यसभा से स्टार्ट होता है पहली बार से तो उसमें 50 लोगों की मंजूरी चाहिए। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि जब भी हम लोकसभा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाएंगे तो उसका जो बिल स्टार्ट होगा वो कहां से हो सकता है, तो किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। और अगर ये पूछ लिया कि अगर लोकसभा से स्टार्ट होता है तो कितने लोगों की मंजूरी चाहिए, तो उसमें आपका आंसर बनेगा 100। अगर राज्यसभा से स्टार्ट होता है तो वहां पे कितने लोगों की मंजूरी चाहिए, दैट इज 50 मेंबर्स की। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। उसके बाद ये बिल कौन सी मेजोरिटी से पास होता है, स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 से। विशेष बहुमत 2/3 से ये बिल पास होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और अभी तक कोई कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका इंपीचमेंट देखने को हमें नहीं मिला। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के अकॉर्डिंग बना था और ईयर था 7074। क्लियर हो गया आप लोगों को? और बना था कलकत्ता में। अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? 28 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग ये इस दिन बनी थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बनी थी ये। और ये कहाँ पे बनी थी? सुप्रीम कोर्ट बनी थी आपकी कहाँ पे? डेट इज इन द दिल्ली। ये आपको याद रखना है। समझ आया आप लोगों को? तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। और जो सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ होते हैं जजेस, उसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये याद रखें। और हमारे देश के अंतर्गत जो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टडियन होते हैं वो कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में नहीं है तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर लगा देना चाहिए। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। चलिए अगला आंसर बताइए। कौन से सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है फोकस किया गया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो चला था वो चला था 1951 से 56 में चला था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और इसमें जो आपका सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया था दैट इज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। और इसमें पैसा खर्च किया गया था, जितना पैसा होगा उसका 1/3 पैसा जो होगा आपका वो एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम और क्या कहते थे? हेराल्ड डॉमर मॉडल के नाम से हम जानते थे। हेराल्ड डॉमर मॉडल के नाम से इसको जाना जाता था। क्लियर? एग्रीकल्चर के ऊपर ये फोकस था। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो ये है। देखिए हमारे इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं जहां से जीडीपी की शेयर की बात आती है हमेशा पेपर में। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा शेयर जो होता है वो सर्विसेज का होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम शेयर। क्लियर? जिसमें आपकी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आते हैं। दूसरे नंबर पे आती है आपकी इंडस्ट्री, सेकंड नंबर पे आती है इंडस्ट्री। क्लियर? और लास्ट नंबर पे यानी कि थर्ड नंबर पे आती है आपकी एग्रीकल्चर, जिसमें जीडीपी का शेयर देखने को हमें मिलता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एग्रीकल्चर इज द राइट वन। एग्रीकल्चर। क्लियर? और प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको याद रखना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। जो महमूद ऑफ गजनी है, महमूद ऑफ गजनी, इसका जो मेन एम था वो ये था कि वेल्थ, इंडिया की वेल्थ को प्लंडर करना। 17 बार अटैक करता है ये। 16वां अटैक जो है इसका सोमनाथ टेम्पल का होता है। 1025 में गुजरात में शिव मंदिर है ये। और 1001 में इसका पहला अटैक होता है भारत देश में। जब इन्होंने कॉन्कर किया था पेशावर और पंजाब को तो किसको हराया था? सो इन्होंने हराया था हिंदू शाही को। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदू शाही डायनेस्टी को इन्होंने हराया था। तो ये आपको पेपर में पता होना चाहिए, जो पेपर में पूछ लेते हैं कि कब क्या क्या कैसे हुआ था।
गजनी ने इन्वेड किया था भाटिया 1005 में, मुल्तान 1006 में, नागरकोट पंजाब हिल्स 1011 में, फिर आनंदपाल को वहां पे डिफीट किया। हिंदो शाही कैपिटल दैट इज कॉल्ड नियर पेशावर के अंतर्गत जो है बैटल ऑफ वाहिंद हुई थी और यहाँ पे हराया गया। फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा, फिर कन्नौज, सोमनाथ टेम्पल, फिर उसकी डेथ हो गई 1030 में मलेरिया के कारण। तो इसमें आपको ऐसे पेपर में मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी लड़ाइयों में ये लड़ा था। वैसे जनरली जो मैं पेपर में देखता हूँ वो हमेशा यही आता है, सोमनाथ का टेम्पल और फर्स्ट अटैक, दैट्स इट। ये चीज़ें आपको मेनली पूछी जाती हैं यहाँ पे, समझ आया जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को आपको मिलता है। अगर मैं सेल्सियस की बात करता हूं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट, 373 केल्विन में देखने को आपको मिलता है। सो यहां पे आपका टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, वायुमंडल दाब के ऊपर डिपेंड करता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जी बिल्कुल ठीक है, लिक्विड हाई प्रेशर के ऊपर होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, लो प्रेशर के ऊपर होगा तो ऑब्वियसली बात है जो है लो बॉइलिंग पॉइंट देखने को आपको मिलेगा। हाँ, समझ आ गया आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो होगा दैट इज सी। जी 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 बिल्कुल सही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। और प्रेशर की जो यूनिट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पास्कल, बार, ये यूनिट होती हैं प्रेशर की, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हम मापते कैसे हैं, बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर की जो रीडिंग है एकदम से नीचे गिर जाए तो तूफान आ जाएगा, धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो बारिश आएगी, धीरे धीरे जो है ऊपर उठ रही है तो आसमान साफ है, क्लियर वेदर है वहां पे, क्लियर वेदर, ये याद रखना है आपका। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, बॉइलिंग पॉइंट। अगला बताइए। द टर्म खालिसा, जो खालिसा टर्म है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, वो किस चीज को सिग्निफाई करती है, किस चीज को। जो खालिसा लैंड होती थी, खालिसा लैंड, तो वो होता था कि जो आपके एम्पायर की, जो एम्परर की, जो राजा है उसकी ही अपनी खुद की ये क्या होती थी, लैंड होती थी। दैट इज द लैंड ओन टू बी द एम्परर हिमसेल्फ, यानी कि सम्राट के पास जो भूमि दी जाती थी उसके मालिक, वो आपके खालिसा वर्ड यूज किया जाता था उस चीज के लिए। क्लियर हो गया आप लोगों को। लैंड के कॉन्सेप्ट में आपको और चीज याद रखनी है, एक तो मनसबदारी याद कर लीजिए। मनसबदारी का मतलब ये होता था कि जो अकबर के टाइम पे देखने को आपको मिलती थी, जैसे कि कोई जो पर्सन है, सिविल सर्वेंट है, उसको जमीन दे दी जाती थी। उस जमीन के ऊपर जो भी टैक्स आएगा, जो भी कलेक्शन होगी वो उसकी होगी, बदले में राजा का दरबार अच्छे से रखना, प्लस उसके अंदर जो है सेना बना के रखना, ये सब काम उसके होते थे। किसके, दैट इज मनसबदार के होते थे। और ये हेरिडिटरी नहीं होता था। अगर सपोज करो कि मनसबदार की डेथ हो जाती है, उसके बाद सारी चीजें, सारी भूमि जो है वो राजा के पास चली जाती थी, यानी कि उसके पास चली जाती थी, जो हमारी जो है किंगडम में चली जाती थी। समझ आया। तो दूसरी बात एक आपको और याद रखनी है, इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम जो है वो स्टार्ट किसने किया था, इल्तुतमिश ने। जो लैंड के ऊपर पेपर में मेनली क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं, इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। वो क्या था कि हम सैलरी नहीं देंगे, सैलरी की जगह के ऊपर क्या देंगे, लैंड गिफ्ट किया करेंगे आप लोगों को, आपको सैलरी ना मिलके लैंड मिला करेगी। और ये लैंड सिस्टम को दोबारा से, इक्ता सिस्टम को कैश में कन्वर्ट किसने किया था, कैश में कन्वर्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कन्वर्ट किया था, ये आपको याद रखना है। समझ आया। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। जी
क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव थ्रू ए सर्टेन मीडियम द क्वांटिटी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम इज। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब लंबी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे जिसे हम कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव देखिए, अगर मैं कहूं वेव के अंदर, ओनली वेव के अंतर्गत, ठीक है, एक तरंग के अंतर्गत जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो दो चीजों की मूवमेंट देखने को आपको मिलती है, एक तो एनर्जी और एक मोमेंटम। क्लियर हो गया। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल वेव आपकी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो है चल रही है आगे, तो उस सीन में, उस केस में एनर्जी ट्रांसफर होने को देखने को आपको मिलता है, ना कि कुछ और। एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा और आपका मटेरियल ट्रांसफर तो बिल्कुल नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसपोर्ट तो होगा लेकिन मटेरियल ट्रांसपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। मटेरियल ट्रांसपोर्ट ना होने का मतलब क्या है, मास ट्रांसफर देखने को आपको नहीं मिलेगा। जब मास ट्रांसफर नहीं होगा तो इट मींस मोमेंटम भी नहीं बदलेगा, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली बात है, मतलब आपका मोमेंटम नहीं बदलेगा तो बदलेगा क्या, दैट इज एनर्जी ओनली। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। ऊर्जा का केवल जो है आपका स्थानांतरण देखने को आपको मिलेगा अगर हम एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो है मूवमेंट करते हैं। क्लियर हो गया। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए जी अगला देखते हैं। और अगर मैं बात करूं साउंड की, साउंड क्या है, साउंड क्या है, साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये याद रखना है। और इसको ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, याद रखें। चलिए जी अगला देखिए, काल चक्र सेरेमनी, काल चक्र सेरेमनी ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है एक्चुअली। काल चक्र सेरेमनी जो एसोसिएट करती है आपकी, ये आपको याद ही करना है। सो दिस इज रिलेटेड विद द बुद्धिज्म। वज्रयान बुद्धिज्म में देखने को मिलती है, बुद्ध धर्म में देखने को हमें मिलती है। बुद्ध धर्म में आपको त्रिपिटक याद करना है, 3 पिटक। वो 3 पिटक क्या हैं, ये बुद्ध धर्म के लिए जो हैं पुस्तकें हैं जो कि पाली भाषा में लिखी गई हैं। और वो कौन सी पुस्तकें हैं, एक है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक। विनय पिटक जो लिखी थी वो उपाली ने लिखी थी, सुत्त पिटक लिखी थी आनंद ने लिखी थी, अभिधाम पिटक मोगालिपुत्तिस ने लिखी थी। ये आपको याद रखना है। ये पहले दोनों पुस्तकें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी, जिसकी जो हुई थी राजगीर में, अजातशत्रु ने करवाई थी। क्लियर, ये याद रखना है आपको। और अभिधाम पिटक जो लिखी गई थी ये करवाई थी अशोक ने, पाटलिपुत्रा के अंतर्गत लिखी गई थी, मोगालिपुत्तिस वाज द चेयरपर्सन, ये याद रखें। क्लियर। और फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, महाकश्यप। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बुद्धिज्म इज द राइट वन, बुद्धिज्म। अगला बताइए जी, क्वेश्चन देखिए जी, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है ये वर्ड किसने यूज किया था, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट वर्ड का मतलब ये है कि जब हमारे देश में इकोनॉमिक रिसेशन चलता है, इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब जब सारी चीजें रुक गई, चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन काम नहीं है, बिजनेस नहीं है और सब इकोनॉमी जो है रुकी पड़ी है, दैट इज कॉल्ड रिसेशन। रिसेशन जब होगा तो जिस बंदे के पास पैसा है, थोड़ा बहुत भी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सेव करने की कोशिश करेगा, यानी कि मैं पैसा बचा लूँ, कहीं ना कहीं से मैं पैसा बचा लूँ। ठीक है, जब वो पैसा बचाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो किसी भी चीज की डिमांड क्या करेगा, नहीं करेगा। सो इट मीन्स वो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ध्यान से समझना, जब मैंने बोला रिसेशन चल रहा है तो आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं, वो थोड़े बहुत पैसे भी आप क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड आपकी कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके देश में डिमांड कम हो गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के फुल चांसेस रहेंगे, यानी कि आर्थिक विकास होने के चांसेस रहेंगे। आर्थिक विकास होने का मतलब यह है कि जब आप उस चीज की डिमांड कर रहे हैं तो आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं। जब आप डिमांड ही नहीं कर रहे तो उस चीज के
प्राइस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली घट जाएंगे, लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो पैसा जो होगा वो मार्केट में लगना स्टार्ट हो जाएगा गवर्नमेंट की साइड से, आरबीआई की साइड से। तो इससे क्या होगा, एट द एंड क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास देखने को हमें मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। और ये हमें किसने बताया था, जे.एम. कीन्स ने बताया था, दैट इज जॉन मेनार्ड कीन्स। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। क्लियर। एडम स्मिथ की बात करूं, इन्होंने पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखें। आंसर नंबर सी। अगला बताइए। द बेंडिंग ऑफ द शूट जो ऑफ ए प्लांट टूवर्ड्स लाइट कैन बी रेफर्ड एज। देखिए, जब हम लाइट रखते हैं प्लांट की तरफ, तो जो उसका तना होता है, शूट होता है, वो आपका जो प्लांट की तरफ झुकने लग जाता है। पहली बात तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म, और वो होता है आपका पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, जिसके अंतर्गत जब जो तना है, शूट है, वो लाइट की तरफ गिरने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर वो उल्टा चलने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जब उल्टा हो जाए, मतलब उस लाइट की तरफ ना होकर लाइट से दूर हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। समझ आया। फोटोनेस्टी का मतलब ये होता है, जब भी प्लांट के ऊपर लाइट पड़ती है, डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है, उस टाइम पे जो मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोनेस्टिक मूवमेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। ऐसी मूवमेंट जो लाइट के अकॉर्डिंग जो चेंज हो, दैट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। अगला बताइए। ये क्वेश्चन याद करने वाला है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन है, सीधा का सीधा। कौन से स्कॉलर ने भारतीय संविधान को बोला था कि एक महज, सहज एक वेब है, सीमलेस वेब है। वेब का मतलब क्या होता है, जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट, क्लियर, वेबसाइट खोलेंगे, उसके अंदर कुछ होगा, उसके अंदर कुछ होगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। गूगल पे आप वेबसाइट्स वगैरह खोलते हैं, तो वेब है। वेब क्या होता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ बहुत सारी चीजों का इंटरलिंकिंग, तो दैट इज कॉल्ड वेब। सो वेब में, कॉन्स्टिट्यूशन में को वेब का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें एक चीज टटोलेंगे, अगर मैं कहूँ कि जस्टिस वर्ड टटोल दिया आपने, तो दैट मीन्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो है आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और ये सारे जो आपके जस्टिस हैं, किस तरीके के जस्टिस हैं, ये कैसे मिलेंगे ये जस्टिस, क्लियर। और उसके लिए आपकी फंडामेंटल राइट्स में भी है, फिर उसके बाद आपके जुडिशरी भी है, जुडिशियल रिव्यू है, रिवाइजरी है, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, पता नहीं क्या क्या आगे आगे चीजें चलती चली जा रही हैं। तो दैट इज कॉल्ड आपका, दैट इज वेब। और ये वर्ड किसने यूज किया था, ये वर्ड यूज किया था, दैट इज ग्रैनविले ऑस्टिन ने यूज किया था, ग्रैनविले ऑस्टिन ने यूज किया था। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से ऐसे कौन सी चीज है जो कि साउंड वेव्स द्वारा नहीं होगी। इनमें से ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो साउंड वेव से नहीं होगा। इनमें से ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो साउंड वेव से आप नहीं कर पाएंगे। यस, बता सकते हैं आप लोग। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, साउंड वेव्स क्या होती हैं, मैंने अभी आपको बताया था। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, आपको मैंने अभी बताया था। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती हैं कौन, दैट इज साउंड। साउंड इज द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। और इसमें से एक चीज है जो है आपकी क्या, दैट इज कॉल्ड आपकी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है, ये वाला पोलराइजेशन का फिनोमिना में क्या होता है, ये हमें ट्रांसवर्स नेचर बताती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ऑब्वियसली बात है, सीधा का सीधा फिनोमिना है कि साउंड वेव्स में क्या चीज नहीं होगी, साउंड वेव्स में आपकी पोलराइजेशन का फिनोमिना देखने को हमें नहीं मिलेगा, ध्रुवीकरण का फिनोमिना हमें देखने को नहीं मिलेगा। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक जगह से टकराई दूसरी जगह पे चलेगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप लाइट को या साउंड को बेंड करते हैं, बेंडिंग ऑफ द लाइट और वेव,
इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, और जैसे सोप सोल्यूशन की बात करता हूं, साबुन की बात करता हूं, अगर साबुन में कलर आ रहा है, अगर साबुन में कलर आ रहा है तो उसका मतलब होता है इंटरफेरेंस। अगर साबुन का जो डॉट है, जो ड्रॉपलेट है, वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है, तो वो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, दैट इज पोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर, पोलराइजेशन। अगला बताओ। The equatorial plane of the earth is not inclined to its orbit, then the कौन सी चीज होगी? देखिए पहली बात तो जो अर्थ है वो टिल्टेड है, 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्टेड है, ये सबको पता है। अगर वो टिल्टेड ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, अगर मैं ऐसे टेढ़ा हूं, मैं वो पुष्पा वाला सीन नहीं चल रहा है यहां पे, ध्यान से समझना, ठीक है? अगर मैं ऐसे टेढ़ा हूं, क्लियर, सपोज करो कि यहां से कोई लाइट आ रही है, अगर कोई मैं ऐसे खड़ा हूं, पहले तो सपोज करो ऐसे खड़ा हूं, अब ऐसे खड़ा हूं तो लाइट आ रही है, तो लाइट पीछे नहीं जा रही क्योंकि मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं। अगर मैं लाइट ऐसे टेढ़ा कर रहा हूं, मतलब यहां से लाइट क्या हो रही है, यहां से पास हो रही है, अब क्योंकि मैं टेढ़ा खड़ा हूं, तो इट मींस क्या हो गया, तो जब लाइट इस साइड पे जा रही है, ठीक है, तो जब लाइट इस साइड से जा रही है तो इट मींस आपका गर्मी सर्दी वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि पहले ऐसे खड़ा था तो लाइट पीछे नहीं जा रही थी, सनलाइट पीछे नहीं जा रही थी, तो गर्मी नहीं हो रही थी पीछे, तो गर्मी हो रही थी यहां पे। तो अब जब मैं इस तरीके से खड़ा हो गया तो लाइट इधर गई, तो पीछे क्या जा रहा है आपका, दैट इज मौसम बदल रहा है, पीछे गर्मी जा रही है। तो इट मींस जब भी अर्थ टिल्टेड होगी तब क्या होगा, मौसम बदलेंगे। पॉइंट समझ आया? तब क्या होगा, मौसम बदलेंगे। और अगर टिल्टेड ना हुई, अगर वो टिल्टेड ना हुई तो सेम जगह के ऊपर सेम चीजें ही रहेंगी। पॉइंट समझ आया? सो दैट मींस अर्थ अगर टिल्टेड है तो देर जो आपका जो सीजन है वो आपको देखने को यस, देयर वुड बी नो चेंजेस ऑफ सीजन, देयर वुड बी नो चेंजेस ऑफ द सीजन। अगर वो टिल्टेड ना हुई तो आपको मौसम के अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अगला बताइए। अगला देखिए जी, देखिए डे नाइट का फिनोमिना, जो बच्चा बीच में कमेंट करके कह रहा है, डे नाइट का फिनोमिना होता है रोटेशन के ऊपर, लाइक दिस। अगर हम ऐसे करें तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन। अगर मैं करूं ऐसे, रेवोल्यूशन की बात करता हूं ऐसे करके, तो दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में जब जाएंगे तो सीजन चेंजेस होते हैं, क्योंकि सीजन का इसलिए चेंज होंगे क्योंकि क्या है, आपकी अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है, ये याद रखना है आपको। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जो हैं वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? आप में से काफी बच्चे नॉवलिस्ट लिख रहे हैं, एक्चुअली इट इज सैंड आर्टिस्ट। आंसर नंबर डी, सैंड आर्टिस्ट है ये। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। चलिए अगला आंसर बताइए। जी, बजट आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से पास होता है हमारे संविधान में, हमारी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, सॉरी संविधान के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में। तो इसमें कौन सी स्टेज पहले आती है, दूसरी कौन सी आती है, मैं बता दूंगा कैसे आती है। पहली स्टेज आती है प्रेजेंटेशन की। लोकसभा के अंतर्गत जो है आपका प्रेजेंटेशन किया जाता है, और उसमें क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं, बजट को प्रेजेंट किया जाता है। जब प्रेजेंट कर दिया जाए बजट को, तो उसके बाद जो है आपकी जनरल डिस्कशन चलती है, कि हाँ नॉर्मल डिस्कशन चलेगी इस चीज के ऊपर, और ये डिस्कशन जो है लोकसभा राज्यसभा में दोनों में होगी, ये ध्यान रखना। लेकिन राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकती है, वोट नहीं कर सकती उस चीज के ऊपर, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जैसे डिस्कशन हुई तो आपकी कमेटीज बनेगी, डिपार्टमेंटल कमेटीज आपकी बनने लग जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज। जैसे कमेटीज बनी फिर आगे जो है इस चीज को क्या होगा, वोटिंग करी जाएगी, डिमांड ऑन ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स। क्लियर? मतलब क्या हो गया कि जैसे कि वो डिमांड फॉर ग्रांट्स पैसे मांगने की बात करते हैं ना, कि हाँ हमें पैसा दिया जाए और हम जो है काम स्टार्ट करें अपने देश के अंतर्गत जो भी चीज़ें चल रही हैं। और ऑपोजिशन सरकार क्या कर रही होती है, कट मोशन पास कर रही होती है, पॉलिसी कट 1 रुपया कम करवा दो, टोकन कट 100 रुपया कम करवा दो, इकोनॉमिक कट एक स्पेसिफिक अमाउंट कम करवा दो, ताकि हम जो है उस चीज़ को दबा दें, उनकी पॉलिसीज को दबा दें। ऑपोजिशन सरकार का काम ये होता है। क्लियर? तो वोटिंग, डिमांड फॉर ग्रांट्स।
फिर उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे ही वो पास हो जाता है तो उस चीज के लिए एप्रोप्रिएशन बिल बनता है, ये याद रखें। जैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल बन जाएगा कि हाँ आपको ये पैसा मिलने वाला है, तो आप बिल क्या कर देते हैं, फाइनेंस बिल को पास कर देते हैं, मतलब फाइनेंस बिल दे देते हैं अंडर आर्टिकल 117 के अंतर्गत, और वो लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास करके आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे 6 के 6 आपके चीजें हैं कि जिस तरीके से बिल को पास किया जाता है। अब यहाँ पे स्टेजेस देखिए जी क्या बनेगा। पहले हो जाती है प्रेजेंटेशन, यानी कि पहला तो पॉइंट पहला ही बनेगा। फिर उसके बाद डिस्कशन चलती है, डिस्कशन इसमें ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद आपका क्या है, डिपार्टमेंटल कमेटीज, यानी कि दूसरा ऑप्शन बनेगा। डिपार्टमेंटल कमेटीज के बाद वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद एप्रोप्रिएशन बिल होता है, यानी कि 4 बनेगा। फिर उसके बाद फाइनेंस बिल की पास की जाएगी, ये बनेगा तीसरा। 1 2 4 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 4 3, तो आंसर नंबर क्या बनेगा 1। 1 2 4 3 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन, 1 2 4 3। अगला क्वेश्चन बताइए। एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है हाईएस्ट है वो कहां पे है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो चीजें आप उत्पादन कर रहे हैं, पहली चीजें जो प्लांट्स वगैरह की बातें होती हैं, तो सबसे ज्यादा कहां पे आती है? तो सबसे ज्यादा आती है आपके एस्चुरीज में, जहां पे एस्चुरीज बनती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, वेस्टर्न घाट की तरफ, यानी कि अरब सागर की तरफ आपकी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। वेस्टर्न घाट तो नहीं मैं कहूँगा, उस साइड पे बनाती हैं, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, और वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। उसके बाद जो होगी स्वैम्पी एंड मार्शिस एरिया में देखने को मिलेगी, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, फिर आपके टेम्परेट फॉरेस्ट में, टैगा, स्वाना, एग्रीकल्चर लैंड, और सबसे कम कहाँ पे होगी? आपके डेजर्ट वाले इलाके में सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एस्चुरी तो है ही नहीं है, एस्चुरी नहीं है तो दूसरे नंबर पे कौन सा था? स्वैम्प, दैट इज दलदल वाला पार्ट। क्लियर? और मैंने आपको बताया था कि दलदल वाले जगह के ऊपर कौन से फॉरेस्ट होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को आपको मिलते हैं। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की जड़ें होती हैं ऐसे पानी में धसी होती हैं पूरी अच्छे तरीके से कि उसके ऊपर जो है आपकी वेव्स जो भी आ रही हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये अपनी जगह से नहीं हिलते। इनकी जड़ों में एक ऐसे होल्स होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। ये न्यूमेटोफोर जो हैं आपको सांस लेने में मदद करते हैं, मैंग्रोव प्लांट को सांस लेने में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्वैम्प। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी ये है स्वैम्प और मार्शिस वाला इलाका। क्लियर? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,41,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट्स है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। क्लियर? जिस तरीके से आज हमने जीएस के क्वेश्चन पढ़े हैं डिफरेंट, अगर आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा 10,000 एमसीक्यू कोर्स ले सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो है ही है, यूपी जीके भी मैंने इसके अंतर्गत डिस्कस करी है। बेस्ट 500 यूपी पीसीएस के जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे भी डिस्कस कर दिए हैं, वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। और बहुत सारे स्पेशल फोल्डर्स हैं, वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। यहाँ पे स्टैटिक जीके का पार्ट आपको देखने को मिलता है और मॉक टेस्ट भी है। मॉक टेस्ट भी आपको पढ़ के जाने हैं क्योंकि एग्जाम अभी बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। और जीएस कोर्स हमारा एक बिल्कुल थ्योरी कोर्स है। यहाँ पे अभी इन कोर्सेज को कहां से लेंगे? स्टडी IQ ऐप पे लेंगे और हमारी वेबसाइट studiiq.com। क्लियर हो गया आप लोगों को? जैसे ही आप इस चीज को ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को आप दबाएंगे तो जीएस कोर्स और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? मैं आपको बता देता हूं कि आपको परचेज कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 10,000 एमसीक्यू कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अभी मैं प्रोग्राम जो स्टार्ट करूंगा वो यूपी पीसीएस के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करके मैं लाइव सेशंस जो है अपनी ऐप के अंतर्गत वो लेके आऊंगा। 1 to 1 हम बात करेंगे। अब बात यहां पे ये आती है कि इस कोर्स को आप परचेज कैसे कर सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स को, जिसके अंतर्गत ये हम चीजें डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऑलरेडी बायर हैं तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और उसके अंतर्गत आपको क्लिक करके आप मेरे से सीधा बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और क्योंकि लिंक के ऊपर ही आपको बताया जाएगा कि कैसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले उसके लिए आपको 10,000 एमसीक्यू कोर्स में आना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूं कैसे। आपको करना क्या है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, हमारी जब वेबसाइट करनी है, दैट इज studiiq.com।
जैसे आपने खोला तो आपको यहां पे नजर आ जाएगा व्हाट डू यू वांट टू लर्न, तो आपको यहां पे क्या करना है 10,000 MCQ कोर्स डाल देना है। जैसे आप डालेंगे तो उसमें दिखा देगा 10,000 MCQ कोर्स ऑफ जीए बाय विपिन सर। जैसे ही आपको मिल गया ये, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पे देखिए जी, यहां पे वर्ड है बाय नाउ का। जैसे ही बाय नाउ का बटन दबाएंगे आप इसको, ये 2500 है, यहाँ पे VIP 50 कोड यूज कर देना और आपको यहाँ पे 1250 की प्राइस में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 575 प्लस ऑलरेडी वीडियोस हो चुकी है यहाँ पे। अब देखिए जी, इसमें कंटेंट हम जो पढ़ते हैं वो क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट देख लीजिए। यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, फिजिक्स, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ऐसे चीजें डिस्कस कर रखी हैं। जो यूपीपीसीएस वाले बच्चे हैं उनको यूपीएससी स्टेट पीसीएस, यूपी जीके, बेस्ट 500 यूपीपीसीएस 2022, ये फोल्डर्स तो पढ़ के जाने ही जाने हैं। और जो मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश जीके, बिहार जीके, ये तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, क्लियर। और इसके अलावा जो यूपी वाले बच्चे हैं उनको पढ़ना क्या है, यहाँ से इनको पढ़ना है यहाँ पे स्टैटिक जीके का पार्ट, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पंजाब, ये नायाब तहसीलदार, ये स्पेशल फोल्डर सारे के सारे पढ़ लेने हैं क्योंकि इनके अंदर मैंने बहुत चुनिंदा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पॉइंट समझ आया? बहुत चुनिंदा क्वेश्चन। ये चुनिंदा क्वेश्चन जो है आपकी रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। और इसमें आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा, रिवीजन क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं। 2021 के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो भी मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। तो इतनी ज्यादा मैंने रिवीजन करवाई हुई है कि आपको यहाँ पे कोई भी जो है ऐसी चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आपको सब आएगा अगर आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्लियर। और 10,000 MCQ कोर्स वाले के बच्चों के लिए मैं कह रहा था कि इसके अंदर हम जो है लाइव सेशन भी मैं करूंगा। सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए अभी टारगेट कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है हम जम्मू कश्मीर, आपके मध्य प्रदेश, हिमाचल, सभी स्टेट्स को कवर करेंगे। धीरे धीरे सभी स्टेट्स को कवर करूंगा। लेकिन मैं लाइव सेशन की बात कर रहा हूं, मैं यूपी स्टूडेंट्स के लिए अभी 30 दिन का टाइम रह गया उनका। और एमपीपीसीएस वाले बच्चों को भी मैं जल्दी ही मिलूंगा क्योंकि उनका भी 30 दिन का एग्जाम रहेगा, 30 दिन में एग्जाम हो जाएगा। तो हम जल्दी से जल्दी स्टेट पीसीएस के बच्चों को, या कोई भी जो मेरा बायर है यहाँ पे, तो उन बच्चों से मैं जल्दी से जल्दी सभी स्टेट के बच्चों से डील करने वाला हूँ, क्लियर। तो ये याद रखना। और यहाँ पे आपको देखिए जी, यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कोर्स मिल जाएंगे। मेरा मानना ये है कि एक साल में आपकी इजीली तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ रिकमेंड यही करूंगा कि आप सिल्वर वाला परचेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पता है कि आप फाइनल ईयर में हैं, जब आपको पता है कि मेरा फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं निकलेगा, 2 साल में निकलेगा, जब आप ऑलरेडी जो है कॉलेज में हैं और आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई और भी परचेज कर सकते हैं जो वैलिडिटी के साथ है। चीजें सेम मिलेंगी लेकिन आपको देखने के लिए लंबे समय तक वो मिल जाएंगी, यानी कि 24 महीने, 36 महीने, जो भी आपका लगे, आपको ठीक लगे आप कर लें, ठीक है। सो बस यही चीज है आपकी, और पढ़ें बस इस चीज को मैं यही कहूंगा, ठीक है। ये हमारे कोर्स के अंतर्गत है, सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पे आपको 10,000 MCQ कोर्स डाल देना है और आपको ये मिल जाएगा, और बाय नाउ करके आप अपना कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो गाइज, बस यही है हमारे लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आई होप आपको सब चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। बस पढ़ते रहो, तैयारी करो और बस एग्जाम क्लियर करो, दैट्स इट। सो गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय, जय हिंद।